अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। रमज़ान मुबारक स्टार्ट होने में जस्ट फ्यू डेज़ बाकी हैं, तो सहरी और अफ्तारी की मील प्रेप के साथ साथ घर की डीप क्लीनिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल भी ख़ुद को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट कर सकें और अपनी दिली और जायज़ मुरादें पूरी करवा सकें। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे रमज़ान मुबारक से रेलिवेंट ही टाइम टेबल शेयर करूँगी, टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिनसे आप अपनी फैमिली की सहरी और इफ्तार के साथ साथ ख़ुद की इबादत में भी बहुत ज़्यादा टाइम निकाल सकेंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। रमज़ान सीरीज़ में आपका फिर से एक बार वेलकम है। मैं रमज़ान सीरीज़ 2025 की पहले भी किचन क्लीनिंग, होम क्लीनिंग से रेलेवेंट और मील प्रेप से रेलेवेंट वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, और आज रमज़ान में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए इसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो सहरी करने के बाद हम सभी के पास काफ़ी फ्री टाइम होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, तो हम सभी एक नैप तो ज़रूर लेते हैं। तो कोशिश करें कि आपका वो नैप टाइम 11-12 बजे से ज़्यादा का ना हो। ये सभी हाउस वाइफ्स के लिए गनीमत होती है, वो टाइम एक फ़्री टाइम उनके लिए मी टाइम हो सकता है। तो उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करें, उठें और एक अच्छा सा शॉवर लें। अगर कोई स्किन केयर करनी है वो कर लें, और अगर आपकी नमाज़ का टाइम हो रहा है तो नमाज़ पढ़ लें, लेकिन अगर ज़ोहर की नमाज़ का भी टाइम नहीं हुआ तो उस टाइम में आप कुरान पाक पढ़ सकती हैं। कुरान पाक पढ़ने के लिए तो लाजमी आपने टाइम निकालना है, और कोई से 2 टाइम फ़िक्स करें जिसमें आप कुरान पाक पढ़ सकें। चाहे आप ज़ोहर के बाद का टाइम फ़िक्स कर लें और इशा के बाद का टाइम फ़िक्स कर लें अपनी रूटीन के मुताबिक, और अपना टारगेट ऐसे सेट करें कि अगर आप ज़ोहर के बाद कुरान पाक पढ़ने बैठी हैं तो 1.5 पारा आपने ज़रूर पढ़ना है, और अगर आप इशा के बाद भी पढ़ने बैठी हैं तो इसी रूटीन के मुताबिक, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ सकें। इसके अलावा अपनी लाइफ में टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आपने अभी तक बनाना स्टार्ट नहीं की, उस लिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि रमज़ान में हमने जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है हमने सिर्फ वो काम करने हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस रमज़ान में क्लीनिंग का नहीं है, अपनी इंटरनल क्लीनिंग करनी है हमने। अपनी टू डू लिस्ट बना के उसमें सिर्फ बहुत ज़रूरी काम आप लिखें। पूरे दिन में अगर आप कोई एक काम भी कर लेती हैं ना तो वो मोर देन इनफ है। तो रमज़ान से पहले अपना वीकली प्लानर अभी से तैयार कर लें, और हर वीक की उसमें डिटेल लिख लें कि हर दिन हमने बस एक टास्क करना है, और उसी में आप अपना मील प्रेप भी कर लें। तो मील प्रेप से भी आपको थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर कोई चीज़ आपके पास ख़त्म है तो उसको आप इन एडवांस अपनी ग्रॉसरी भी कर लेंगे। देखें, आपका रमज़ान से पहले वीक प्लानर बना हुआ होगा तो आपको अंदाज़ा होगा ना, वरना तो फिर रमज़ान में आप बाज़ारों में ग्रॉसरीज़ भी करती जाएंगी। देखिए, हमारा टाइम सिर्फ किचन के लिए नहीं है और ना ही हमारा टाइम घर की सफाई के लिए है। रमज़ान में नमाज, कुरान और अच्छे अमाल यही हमारे साथ जाएंगे। तो आपने अगर अभी तक रमज़ान मुबारक की कोई भी प्रिपरेशन नहीं की तो अभी भी फ्यू डेज़ बाकी हैं। हमारे पाकिस्तान में यूजुअली जो लास्ट 10 डेज़ होते हैं रमज़ान के, जो कि बहुत ज़्यादा फ़जीलत के हिसाब से हमारे लिए अहम होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम उन दिनों को डीप क्लीनिंग के लिए रख लेते हैं। लेकिन यहाँ यूएई में अरब कल्चर में मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई इनकी इस कल्चर से कि रमज़ान की प्रिपरेशन ईद से ज़्यादा उसकी तैयारियाँ की जाती हैं, ताकि रमज़ान में पूरा फोकस हमारा सिर्फ इबादत पे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने आप को रमज़ान में बिल्कुल भी ओवरबर्डन नहीं करें अपने किसी भी घर के काम को लेके। यानी कि आप सफाई भी कर रही हैं, आपने कपड़े भी धोने हैं, आपने इफ्तारियाँ भी बनानी हैं, इसके अलावा बच्चों को भी देखना है, तो ये अपने आप को ओवरबर्डन करना है। स्ट्रेस आपका पीक पे चला जाएगा ऐसे रमज़ान में। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि पूरे दिन में अपना कोई एक बहुत ज़रूरी काम जो उस दिन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अगर आपने कपड़े भी धोने हैं तो अगर जो ज़्यादा ज़रूरी कपड़े हैं वो एक दिन पे रख लें, जो उससे कम ज़रूरी कपड़े हैं जैसे कि टॉवल्स, बेड शीट्स, उसको आप किसी नेक्स्ट डे पे रख लें। सारा काम एक दिन करने से, फिर शाम में आपको इफ्तारी भी बनानी है और उसके बाद में किचन भी समेटना है, तो एट द एंड ऑफ डे आप थकन से बेहाल हो जाए, आपका ना नमाज़ पढ़ने को दिल करे ना कुरान पाक पढ़ने को दिल करे। सो अपने हर काम को बैचेस में डिवाइड करें। अगर आपने क्लीनिंग भी आप घर पे ख़ुद कर रही हैं, कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो भी आप डेली पूरे घर की क्लीनिंग नहीं करें। एक दिन एक कमरे की क्लीनिंग कर ली, फिर नेक्स्ट डे दूसरे कमरे की क्लीनिंग कर ली। और एक और अहम बात कि रमज़ान में आप सारे काम ख़ुद नहीं करें,
आप अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से हेल्प लें, और अगर बच्चे नहीं हैं तो मेड हायर करके आप उससे हेल्प ले सकती हैं। इन केस अगर आप मेड भी हायर नहीं कर सकती तो अपने हस्बैंड से कहें कि घर के कामों में आपकी थोड़ी बहुत तो मदद करवाएं, क्योंकि रोज़े में ये सब कुछ मैनेज करना घर के काम के साथ साथ हमारे ऊपर अफ्तारी और सहरी का एक इजाफी काम बढ़ जाता है। नॉर्मल डेज़ में तो हमने जस्ट सिंपल कुकिंग करनी होती है, बट इफ्तारी में एक दो आइटम्स तो ज़रूर बनानी होती हैं। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि अपने बच्चों को काम बांट दें इफ्तारी के टाइम पे, और अगर बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड से कहें कि फ्रूट चाट बनाने में आपकी हेल्प कर दें या टेबल सेट करने में थोड़ी सी हेल्प कर दें। सो आपने सुपर वुमेन बन के अपना सारे काम का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना, आपका पूरा फोकस रमज़ान मुबारक की इबादत पे होना चाहिए। अपनी इस अफ्तारी टाइम को भी स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए ज़रूरी है कि टाइम से पहले टाइम का ख्याल रखते हुए किचन में आएँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम टाइम का ख्याल ही रखती और बहुत लेट किचन में जाती हैं, जिसकी वजह से हम कभी हमारे पकोड़े कंप्लीट नहीं हुए होते या कोई और फ्रूट चाट कंप्लीट नहीं हुई होती। इफ्तारी टाइम एक अजीब सी हड़बड़ी सी मची हुई होती है, ना ही हम फिर ढंग से दुआ मांग पाती हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि इफ्तारी टाइम आपकी ये मिसमैनेजमेंट आपसे ना हो तो टाइम से काफ़ी पहले आप किचन में आएँ, ताकि आप इफ़्तार की टेबल पे बैठ के, दस्तरखान पे बैठ के अपने अल्लाह ताला से बहुत खुशू व ख़ुज़ू से दुआ मांग सकें। मेरी इफ़्तारी टाइम की रूटीन यही होती है कि मैं अराउंड 3:30 और 4 मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद ही सारी इफ़्तारी प्रिपेयर करनी होती है, और फिर इफ़्तार टाइम बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता मेरे ऊपर। हस्बैंड फ्रूट कटिंग में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर भी देते हैं, बाकी सारा काम मुझे ख़ुद ही मैनेज करना होता है। सहरी और इफ़्तारी बनाने का जो सवाब है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ख़ुद के ऊपर भी फ़ोकस रखना है, अपनी रेस्ट का और अपनी इबादत का, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपनी बातें मनवा सकें, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। तो इसके लिए ज़ाहिर है हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें अपना स्पेशल टाइम भी निकालना पड़ेगा। हमेशा सहरी और इफ़्तार बनाते हुए जो डेली रमज़ान के ख़ुसूसी दुआएं और ज़िक्र अज़कार हैं वो साथ साथ पढ़ती रहा करें। इस तरह हमें थकन का भी एहसास नहीं होगा और हमें मेंटली बहुत ज़्यादा सुकून और राहत मिलेगी। जब ये ज़िक्र अज़कार आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगी तो डेफ़िनेटली आपके घर में बरकत भी होगी। हमें एक्चुअली अल्लाह ताला से दुआएं मांगने का ढंग ही नहीं आता। हम नमाज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन दुआ मांगने के वक्त हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए होते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ एक ऐप शेयर करती हूँ, मोहम्मडन वे। मैं बहुत टाइम से ये ऐप को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें कुरान पाक भी आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा सुबह के अज़कार भी हैं, शाम के अज़कार भी हैं, रात को सोने से पहले के कुछ अज़कार हैं। तो मिनिमम 10 से 15 मिनट्स लगते हैं, आप किसी भी नमाज के बाद इनको पढ़ें। इसके अलावा आप इसमें कुरान पाक पढ़ सकती हैं विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पे वेस्ट करते हैं, सो प्लीज़ रमज़ान में सोशल मीडिया से आप जितना दूर रह सकती हैं उतना रहें, क्योंकि हम हाउस वाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम जो है कीमती है रमज़ान में, और हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो फ्री टाइम होता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन का, उसमें हम घंटों वेस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, रील्स स्क्रॉल करते हुए। तो अपनी किसी भी नमाज के बाद इनको, इन मसनून दुआओं को ऐड कर लें, चाहे आप असर के बाद अगर आपके पास टाइम है या इशा के बाद आपके पास टाइम है तो इनको लाजमी पढ़ लें। ऐसा ऐसा बस आप इनको अपनी रूटीन में शामिल कर लें, तो फिर अगर आपको आसानी हो तो आप इसमें और दुआएँ भी ऐड कर सकती हैं। रमज़ान मुबारक के महीने में भी वही 24 आवर्स होते हैं जो बाकी महीनों में होते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक को के टाइम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक एक पल जो हमारा है वो इबादत के लिए होना चाहिए। यूजुअली बहुत सारी लेडीज़ को टाइम की अहमियत का आइडिया नहीं होता और वो घंटों फ़ोन पे इतनी ज़्यादा गॉसिप्स करती हैं और उस गॉसिप में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो रमज़ान मुबारक में अपना टाइम टेबल बनाते हुए अपने लिए फ़्री टाइम ज़रूर रखें, और उस फ्री टाइम में अगर आपने इबादत नहीं करनी तो आपके लिए वो रेस्ट का टाइम ज़रूर हो, चाहे वो किसी भी नमाज के बाद हो। आप अपने टाइम टेबल के मुताबिक उसको एडजस्ट करें। और पूरे साल में बाकी 11 महीने हैं आपके पास गॉसिप करने के लिए, तो जैसे ही आपको फ्री टाइम मिलता है आप कोशिश करें कि उसमें रेस्ट कर लें, और बाद में अपनी सारी एनर्जीज़ को दोबारा गेन करके आप अपनी नमाज में, कुरान पाक की तिलावत में और ज़िक्र अज़कार में ख़ुद को मसरूफ़ करें। और अपने बच्चों को भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाएं। आपके बच्चे वही करेंगे जो आप ख़ुद प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर आप ख़ुद गॉसिप कर रही हैं या टीवी देख रही हैं
और अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, कोई तरावी का होश नहीं है, कोई कुरान पाक की तिलावत का होश नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपके बच्चे भी फिर उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। सो बेसिकली इस टाइम टेबल को बनाने का पर्पस ही हमारा ये है कि हमने हर चीज़ को, अपने हर काम को कैलकुलेटेड वे में करना है। आपने कोशिश करनी है कि इफ़्तार टेबल आपका 15 मिनट्स पहले बिल्कुल सेट हो जाए। अपनी सुकून से आप इफ़्तारी करें और इफ़्तारी के बाद आप अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करें, और कोशिश करें कि जो इफ़्तार की ऑयली आइटम्स हैं उनको आप कम कंज्यूम करें, ताकि आप मगरिब की नमाज़ के बाद या इशा के बाद डिनर कर सकें। जो डिनर के लिए आपने बनाया है वो इतना बनाएं कि वो एक से ज़्यादा दिन आप उसको कंज्यूम कर सकें, ताकि आपको डेली डिनर ना प्रिपेयर करना हो और आपको कुकिंग से आपकी थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाए। और डिनर करने के बाद हमेशा थोड़ी देर के लिए रेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये टाइम हमें लाजमी रेस्ट करनी चाहिए। अपने दस्तरखान को, अपने डाइनिंग टेबल को क्लियर करें और सिंक में बर्तन रख दें, थोड़ी देर रेस्ट करें। सो बेसिकली यही आपका एक रेस्ट टाइम होगा, आपका मी टाइम भी होगा। इसको आप जैसे चाहे अपने फ्री टाइम को स्पेंड करें, जैसे आपको रिलैक्सेशन मिलती है। रात को इशा की नमाज़ से पहले अपने किचन को अच्छे से क्लियर कर दें, सारे बर्तन वॉश करें, हल्की फुल्की से क्लीनिंग करें, क्योंकि जब हम रात को अपने किचन को क्लियर करके सोएंगी तो हमें सहरी टाइम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा और हम बहुत आराम से सुकून से तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ सकेंगी और सुकून से अपनी सहरी बना सकेंगी। और इसी टाइम अपने किचन में भी सब कुछ देख लें, अगर आटा गूंदने वाला है उसे गूंद लें, अगर दही नहीं है, अंडे नहीं हैं, तो जो अपनी ग्रॉसरीज़ है वो भी एक दफ़ा चेक करके सोएं, ताकि सहरी में आपको भागम भाग ना हो। इशा की नमाज़ से पहले लाजमी अपने किचन को एक दफ़ा से रीसेट करें। मैं यूजुअली अपने डाइनिंग और लिविंग रूम को भी इस टाइम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम रात को अपने घर को क्लीन करके सोते हैं तो हम बहुत रिलैक्स और पुरसकून सुबह में उठते हैं। और कोशिश करें कि 10 या 11 बजे तक आपके ये सारे काम कंप्लीट हो जाएं, और ताकि आप सहरी टाइम थोड़ा पहले जाग सकें और तहज्जुद की नमाज़ बहुत सुकून से पढ़ सकें, क्योंकि तहज्जुद टाइम का जो मांगना है ना, वो तो अल्लाह ताला ने ख़ुद वादा किया है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के, गिड़गिड़ा के अपने लिए दुआएं मांगें। रमज़ान में हमारा स्लीप पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन बाकी के 11 महीने हमारे लिए आराम के लिए हैं। तो रमज़ान में बेशक अपनी नींद थोड़ी सी कम कर लें, लेकिन अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगें। आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।